दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है विभिन्न ध्वनि स्रोतों की ना तीव्रता कितनी होती है और ना डेसिबल में और ध्वनि स्रोत क्या क्या है। तो फुसफुसाहट में अगर हम कोई बातचीत करते हैं ना फुसफुसाहट में, तो वो 15 से 20 डेसिबल का होता है। ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो 15 से 20 डेसिबल का होता है फुसफुसाहट में अगर हम बात करते हैं। तो सामान्य वार्तालाप अगर हम करते हैं ना तो वो 30 से 60 का होता है, 30 से 60 डेसिबल के बीच में होता है सामान्य वार्तालाप। और इसी को उपयुक्त माना जाता है कि 30 से 60 डेसिबल सही है। जोर से अगर कोई बातचीत करता है ना तो 60 से 70 डेसिबल होता है, जोर से बातचीत हो रहा है तो। और अगर कोई गुस्से में बातचीत कर रहा है तो क्या होगा, 70 से 80 डेसिबल, 10 डेसिबल इंक्रीज़ हो जाएगा। जोर से में 10 डेसिबल और गुस्से में बातचीत में और 10 डेसिबल इंक्रीज़ कर दो। ट्रक या ट्रैक्टर से ना 90 से 100 डेसिबल मिलता है, मतलब आता है, ठीक है। ट्रक या ट्रैक्टर से ना तीव्रता उसकी 90 से 100 डेसिबल होता है। और अगर कोई यंत्र और कारखाना जो है ना उसमें 100 से 110 डेसिबल तक जाता है। यंत्र और कारखाने में 100 से 110 डेसिबल तक जाता है। आर्केस्ट्रा जो होता है ना, आर्केस्ट्रा, उसमें 110 से 120 डेसिबल जाता है, 110 से 120 डेसिबल जाता है। और जेट विमान में ना 140 से 150 डेसिबल जाता है, ठीक है। 140 से 150 डेसिबल जाता है जेट विमान में। मशीन गन में ना, मशीन गन में 150 से 160 डेसिबल जाता है। मशीन गन जो रहता है उसमें 150 से 160 डेसिबल जाता है। और मिसाइल व रॉकेट जो होता है ना, रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है उसमें 160 से 170 डेसिबल जाता है, ठीक है। तो मिसाइल व रॉकेट में सबसे ज़्यादा जाता है, मशीन गन में उसके बाद में। हम लोगों को ज़्यादा याद रखने की बात ध्यान देना चाहिए। फुसफुसाहट में, सामान्य वार्तालाप में, जोर से बातचीत में, और मीन्स यहाँ पे 100 से तंग समथिंग, वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। यंत्र कारखाने में 100 से 110, ट्रक ट्रैक्टर में 90 से 100, और गुस्से में बातचीत से 70 से 80, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। ठोस, द्रव एवं गैस में ध्वनि की चाल कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ठोस में ध्वनि क्या होगा, सबसे तेज चलेगा। उसके बाद में उससे थोड़ा और कम ठोस है, मतलब उससे थोड़ा कम है उसमें चलेगा, मतलब कि किसमें, द्रव में चलेगा। उसके बाद में गैस में सबसे कम होगा, ठीक है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में, इस तरीके से ध्वनि चलेगी। माध्यमों का ध्वनि की चाल, तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, माध्यम में ना ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य माध्यम के अनुरूप क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, किंतु आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य माध्यम कितना है, मतलब माध्यम मतलब कि निर्वात है या फिर कि कोई भी माध्यम है, डेंस कितना है, वहाँ पे ना बदल जाता है ध्वनि की चाल, किंतु आवृत्ति बदलती है क्या, नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन O2 तथा हाइड्रोजन H2 गैसों के अणुभार क्रमशः कितने हैं, 32 व 2 है। देखो, ऑक्सीजन जो है ना का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो अणुभार जो है उसका डबल होता है, और O2 दिया हुआ है तो 16 दूनी 32, ठीक है। और हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो 2 मतलब 1 1 2। इसी तो यदि किसी ताप पर इन गैसों में ना ध्वनि की चाल क्रमशः V0 व VH हो, तो उसी ताप पर इन गैसों में ध्वनि की चालों का अनुपात क्या होगा, ऐसा पूछा है। तो देखो, इसका ना फॉर्मूला होता है V0/VH। V0 के मतलब ऑक्सीजन है, और अंडर रूट ऑफ m मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का जो है वो 2 है और ऑक्सीजन का क्या है, 32 है। अब ये कट जाएगा तो 1/16 आ जाएगा, और 1/16 का अंडर रूट कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1:4 होगा। अथवा ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल उसी ताप पर हाइड्रोजन में ना ध्वनि की चाल की क्या होगी, 1/4 होगी। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, अंडर रूट कर दीजिएगा और उसके मास को लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पानी, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा। तो किसमें, देखो, जो सबसे ज़्यादा डेंस होगा वहाँ पे ध्वनि की चाल तेज होगी, तो लोहा में सबसे ज़्यादा होगा,
फिर पानी में होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो लोहा में सबसे ज़्यादा चलेगा, फिर पानी में चलेगा, फिर नाइट्रोजन में चलेगा। ध्वनि तरंगों का संचरण किस माध्यमों में संभव है? तो सभी माध्यमों में ना ध्वनि का संचरण संभव है, परंतु माध्यम विहीन या निर्वात में ना ध्वनि नहीं चलता। माध्यम विहीन या निर्वात में ध्वनि नहीं चलता, बल्कि सभी माध्यम में चल जाता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना 332 मीटर पर सेकेंड है ध्वनि का वेग, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना 346 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हम ऐसे लेके चलते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 332 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहाँ तो वायुमंडल है। तो वायुमंडल है ही नहीं है, अनुपस्थित है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि दाब बढ़ाने पर ताप नियत रहे, अगर प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर नियत रहे जैसा कि आदर्श गैसों में होता है, तो दाब का ध्वनि की चाल पर ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि दाब बढ़ाने पर ना टेम्परेचर नियत रहे जैसा कि आदर्श गैसों में होता है, तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापने में यूज़ किया जाता है, हमने अभी देखा है। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने में यूज़ किया जाता है डेसिबल का। समान बातचीत से किस तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो अभी हमने पढ़ा है 30 से 60 डेसिबल की। 100 डेसिबल की ध्वनि जो शोर कही जाती है, कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो मील और कारखाने के शोर से ना मिलती है हमको 100 डेसिबल की ध्वनि। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा लगभग कितनी होती है? तो 80 से 90 डेसिबल होती है, और इससे ज़्यादा हो जाता है अगर बहुत लंबे समय तक हम इसी ध्वनि में रहेंगे तो हमारा कान खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा लगभग कितनी होती है? तो 80 से 90 डेसिबल होती है। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना होता है? तो 45 डेसिबल होता है। ठीक है, 45 डेसिबल होता है WHO के अनुसार। किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कही जाती है? तो 80 डेसिबल या अधिक तीव्रता की ध्वनि ना ध्वनि प्रदूषण कही जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण कही जाती है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो 30 से 60 डेसिबल होता है, ये हमने पढ़ा है। बेल किस राशि को व्यक्त करता है? ये इम्पोर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता रहता है। ध्वनि की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है बेल। किसको? ध्वनि की तीव्रता को। गर्म वायु और ठंडी वायु में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी? तो गर्म वायु में ना ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। इसका मतलब कि गर्मी के टाइम में ध्वनि हमको तेज सुनाई देता है और ठंडी के टाइम में थोड़ा कम। सोते हुए व्यक्ति को जगाने हेतु किस तीव्रता की ध्वनि पर्याप्त होती है? तो 50 डेसिबल की ध्वनि ना पर्याप्त होती है सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो धनु अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि के किस गुण के कारण हम अपने मित्रों की आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं? तो गुणता या क्वालिटी के गुण के कारण ना हम अपने मित्रों की आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तीव्रता, इंटेंसिटी, तारत्व, पिच एवं समान आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों में अंतर हम ध्वनि के किस विशेषता के कारण करने में सक्षम होते हैं? तो उसकी ना क्वालिटी या गुणता के कारण। ठीक है, क्वालिटी या गुणता के कारण ना हम पिच समान आवृत्ति की दो ध्वनि में हम अंतर कर पाते हैं। किसी हाल में यदि वक्ता के शब्द सुनाई नहीं देते तो इसका क्या कारण हो सकता है? हाल का जो अनुरणन काल जो है ना, रिवर्बरेशन टाइम, वो 0.8 सेकेंड से अधिक है। रिवर्बरेशन टाइम मतलब कि कितना वापस आता है, तो क्या होगा कि अगर रिवर्बरेशन टाइम 0.8 सेकेंड से अगर अधिक होगा ना, तो क्या होगा, हमको शब्द सुनाई नहीं देंगे, या फिर हम लोग को रिपीट करके जो झनकता है ना, वैसा टाइप का सुनाई देगा। अनुरणन काल रिवर्बरेशन टाइम का समायोजन कैसे किया जाता है? दीवारों पर ना ध्वनि अवशोषक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ाकर या घटाकर ना हम ना अनुरणन काल या रिवर्बरेशन टाइम का समायोजन कर सकते हैं। तो जैसे कि पर्दा लगा दिए, खाली दीवार है, खाली रूम है जिसमें
अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है तो वो बार बार सुनाई देता है, तो वहाँ पे पर्दा लगा दो या फिर कुछ सामान रख दो, तो जिससे क्या होगा कि वो रिवर्बरेशन नहीं होगा, अनुरणन नहीं होगा, और फिर वो क्या होगा कि वो अच्छे से आवाज़ सुनाई देगी। इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो सागर ओशन की गहराई मापने में किया जाता है। इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग सागर की गहराई नापने में। शेर की दहाड़, मच्छर की भिनभिनाहट व पुरुषों की ध्वनि आवाज़ में किसका तारतव्य अधिक होता है? तो मच्छर की ना भिनभिनाहट का तारतव्य अधिक होता है। ये डिफरेंट आपको लग रहा होगा तो ऐसे कैसे हो गया करके, बट ये बात सत्य है कि मच्छर की भिनभिनाहट का तारतव्य जो है ना वो अधिक होता है। ठीक है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों से तीक्ष्ण क्यों होती है? क्योंकि ना महिलाओं की आवाज़ का जो तारतव्य जो पिच होता है ना वो क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? पिच याद रखिएगा, पिच अधिक होता है। इंडोस्कोपी व सोनोग्राफी में क्या अंतर है? तो इंडोस्कोपी में ना प्रकाश तरंगों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। इंडोस्कोपी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और उससे आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। लेकिन सोनोग्राफी में क्या होता है? सोनोग्राफी में ना पराश्रव्य ध्वनि के परावर्तन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। किससे? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है सोनोग्राफी में। चलिए अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश तरंगे बिना डॉपलर प्रभाव प्रदर्शित करती है, परंतु प्रकाश का वेग बहुत अधिक होने के कारण साधारणतः इसके प्रभाव का अनुभव नहीं किया जा सकता। मतलब प्रकाश ना डॉपलर इफेक्ट क्या है कि दूर जाते हुए आवाज़ थोड़ा कम होते जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ना प्रकाश भी ना तरंगे डॉपलर प्रभाव प्रदर्शित करती है, परंतु प्रकाश का वेग ना बहुत अधिक होने के कारण साधारणतः इसके प्रभाव का अनुभव नहीं किया जा सकता। सुदूर स्थित आकाशीय नक्षत्र जो है ना, जो दूर है हमारे आकाशीय नक्षत्र, आकाशगंगा, मिल्की वे इत्यादि से आने वाली जो प्रकाश तरंगों के स्पेक्ट्रम के विश्लेषण से पता चलता है कि यदि कोई प्रकाश स्रोत जैसे नक्षत्र या तारा या उपग्रह ये सब जो है ना पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति की ओर आ रहा है, मतलब कोई तारा अगर पृथ्वी की ओर आ रहा है, ठीक है, तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, अर्थात जो तरंग दैर्ध्य है ना वो घटी हुई प्रतीत होगी। तरंग दैर्ध्य क्या होगा? घटी हुई प्रतीत होगी, जिससे स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम के बैगनी सिरे की ओर विस्थापित होगी। मतलब कोई हमारे पास आ रहा है तो वो थोड़ा सा लाल से वो बैगनी दिखना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति से दूर जा रहा है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर विस्थापित होगी। मतलब कोई दूर जा रहा है तो वो लाल कलर का दिखेगा, जैसे कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल कलर का दिखता है। अर्थात प्रकाश की आवृत्ति घटी हुई व तरंग दैर्ध्य बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तरंग दैर्ध्य में इस विस्थापन को डॉपलर विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अगर आ रहा है कोई पास हमारे तो बैगनी की तरफ विस्थापित होगा, लाल से बैगनी की ओर, और अगर दूर जा रहा है तो वो लाल की ओर विस्थापित होगा। इसी को ना हम तरंग दैर्ध्य में इस विस्थापन को डॉपलर विस्थापन कहते हैं। इस घटना से तारे का वेग ज्ञात किया जाता है, मतलब तारा इसकी स्पीड क्या है ये ज्ञात कर ली जाती है। इसके लिए तारे प्रकाश के स्पेक्ट्रम का फोटो ले लेते हैं और इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की प्रयोगशाला में किसी तत्व के स्पेक्ट्रम से तुलना करते हैं। ठीक है, फोटो ले लेते हैं और फिर तुलना करते हैं, पहले कैसा था अब कैसा है। यदि तारे की स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग दैर्ध्य लाल भाग की ओर विस्थापित हो रही है, इसका मतलब ना तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, अगर लाल भाग की ओर विस्थापित हो रही तो। और यदि वे लघु तरंग दैर्ध्य बैगनी भाग की ओर विस्थापित हो रही है ना, तो तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है। यदि यह विस्थापन डेल लैम्डा हो तो क्या होगा? फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो जैसे कि डेल लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन सी होता है इंटू लैम्डा, डेल लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन सी इंटू लैम्डा, तो v क्या होगा? v बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू सी। v क्या है? यहाँ पे तारे का वेग है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, और c क्या है? प्रकाश की चाल है निर्वात में। तो ये समझ आ गया। अगर कोई तारा लाल ओर की ओर विस्थापित हो रहा है, मतलब धीरे धीरे लाल दिख रहा है, मतलब हमसे दूर जा रहा है। अगर वो बैगनी दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो हमारे पास आ रहा है। इस तरीके से हम कलर के हिसाब से ताराओं का ज्ञात कर सकते हैं उसका वेग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।